ठीक है, शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग केपी और केसी लिख रहे थे, है कि नहीं? कुछ रिएक्शन के बारे में हेडिंग डालो, राइटिंग द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, राइटिंग the equilibrium constant for different reactions, अलग अलग रिएक्शंस के लिए हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिखना सीखेंगे यहाँ पे। ठीक है, पहले लिखो होमोजेनियस गैसियस रिएक्शंस। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे होमोजेनियस गैसियस रिएक्शन। ठीक है, अब होमोजेनियस का मतलब मैंने आपको समझाया था, सब लोगों की फिजिकल स्टेट कैसे हो, सेम हो, तो कैसी रिएक्शन होती है, होमोजेनियस रिएक्शंस होती है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे एग्जांपल लेके देखते हैं। मैं अगर आपको बोलूं 2HI गैस आपके पास प्रेजेंट है, ठीक है, कन्वर्ट हो रही है इसके अंदर H2 गैस के अंदर और I2 गैस के अंदर। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या करें हैं, जब इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं तो गैसेस हैं, तो हम लोग इसके लिए क्या लिख सकते हैं, Kp और Kc दोनों चीजें लिख सकते हैं। अगर मैं इसके लिए Kc लिखना चाहूंगा तो क्या लिखूंगा, कंसंट्रेशन ऑफ H2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ I2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ HI का स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इस रिएक्शन के लिए Kp लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 गैस इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ I2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ HI का होल स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात समझ आती है। यहां पर एक नई चीज मैं आपको समझाता हूं जो आगे जाके काम आएगी। एक चीज होती है जिसको बोलते हैं डेल्टा एनजी। क्या बोलते हैं, डेल्टा एनजी। डेल्टा एनजी क्या है, डेल्टा मतलब होता है डिफरेंस हमेशा, एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स है और जी फॉर गैसेस है। इसका मतलब क्या है कि टोटल मोल ऑफ गैसेस ऑन द रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड, माइनस टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द रिएक्टेंट साइड। मैं लिख देता हूं, टोटल मोल्स of gaseous product minus total moles of gaseous reactants। बोले बात समझ आ गई इतनी? ठीक है, समझना पहले समझ लो, फिर लिखते रहना साथ में जब सब लोग लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या, मेरे पे ये बताओ गैस के कितने मोल्स प्रेजेंट है यहाँ पर, एक मोल हाइड्रोजन है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट और एक मोल किसका है, I2 का। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे गैस प्रोडक्ट है तो 2 मोल है माइनस 2, इसके कितने हैं 2, तो ये कितना हो गया 0। मतलब इस केस के लिए डेल्टा एनजी की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास, 0 आ रही है। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं, मैं लिखता हूं PCl5 gas converts into PCl3 gas plus Cl2 gas। इसके लिए Kp Kc और डेल्टा Ng निकालो और फिर इसके लिए निकालो N2 गैस प्लस 3H2 गैस converts into 2NH3 गैस। इसके लिए Kp Kc और डेल्टा Ng निकालो तुम लोग। पहले इसके लिए लिखो, ये पूरा लिखो और आगे तक आंसर सॉल्व करो। सर माइनस में भी आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव कुछ भी आ सकता है।
लिख लिया? ठीक है, करो भी। सर फर्स्ट वाले का तो 1 आएगा, ठीक सेकंड है, वाले का 2। -2 2 -4 हो जाएगा। लिख लिया इसका? देखो मैं साथ साथ बता देता हूँ। इसके लिए हम लोग गैस 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 दिखाई दे रहे हैं, तो अगर Kp लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। ठीक है, Kc लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ PCl5। डेल्टा Ng की बात करते हैं तो लिखेंगे यहां पर हम लोग प्रोडक्ट के मोल्स 1 और 1 1 प्लस 1 माइनस इसका मोल 1, तो ये हो गया मेरे पास 1। ठीक है, नीचे वाले की बात करते हैं तो अगर Kp की बात करना चाहूं तो ये होगा कंसंट्रेशन ऑफ NH3 का स्क्वायर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ये Kc लिख देते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ N2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन का क्यूब। ठीक है, अगर Kp लिखूंगा तो इसका क्या हो जाएगा मेरे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन का क्यूब। ठीक है, आगे बात सुनिए, अगर मैं इसका डेल्टा Ng निकालता हूं तो कितना आ जाएगा? 2 मोल है इसके, 2 माइनस 1 इसका और 3 इसके, टोटल 4, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी -12। बोलो बात समझ आ गई? अगर ऐसे कोई भी रिएक्शन दी होगी तो हम उसके बारे में ये लिख सकते हैं। अब दूसरा लिखो, ये कैसा था मेरे पास होमोजेनियस गैसियस रिएक्शन था। सेकंड लिखो हेट्रोजीनियस गैसियस रिएक्शन, हेट्रोजीनियस गैसियस रिएक्शन। सर इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? क्या मतलब हमने हेडिंग लिखी थी ना, राइटिंग द इक्विलिब्रियम। तो Kc तो लिख रहे हैं, लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने K इक्विलिब्रियम को दो तरीके से लिख सकते हैं, Kc और Kp के टर्म्स में, वही तो है। ठीक है, तो यहाँ जो Kc और Kp निकाल रहे हैं वही तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ठीक है, अब देखो हम लोग बात करते हैं सेकंड हेट्रोजीनियस रिएक्शंस के लिए। हेट्रोजीनियस रिएक्शन का मतलब क्या हो गया? फिजिकल स्टेट सेम नहीं होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं कैल्शियम कार्बोनेट अगर मैंने लिया सॉलिड, ये मेरे पास इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, किसके साथ? कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस CO2 गैस के साथ। ठीक है, अब मुझे बताओ, मैंने आपको बताया था जो एक्टिव मास होता है कितना लेते हैं? किसके लिए? प्योर सॉलिड के लिए भी 1 लेते हैं और प्योर लिक्विड के लिए भी कितना लेते हैं हम लोग? 1 लेते हैं। ठीक है, तो जब इस रिएक्शन का मुझे Kp या Kc लिखना होगा तो अगर मैं इसके लिए Kp लिखने जाऊं तो क्या लिखूंगा? इसका तो 1 होगा, इसका भी क्या होगा? 1। तो सिर्फ किसके बराबर होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 के बराबर। अगर मैं इसके लिए Kc लिखने जाऊंगा तो क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इनटू 1 अपॉन 1, यही होगा। ठीक है, अगर मैं इसके डेल्टा Ng कैलकुलेट करने जाऊं तो कितना होगा? 1 ही होगा, क्योंकि गैस मोल ही 1 है यहाँ पर।
इस साइड में गैसेस मोल्स है नहीं, तो डेल्टा एनजी कितना हो जाएगा इसके लिए 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक और रिएक्शन देखते हैं। सल्फर सॉलिड प्लस 3/2 O2 गिव्स SO3 गैस। ठीक है, ये दिया रखा आपको, क्या हो गया? ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अगर मैं इसके लिए Kp कैलकुलेट करूं, ठीक है, क्या कैलकुलेट करूं मैं इसके लिए? Kp, तो गैस तो एक ही है, यहां पर भी लिख देते हैं। ऑक्सीजन में मैंने कैसे ले ली? गैसियस Kp ले ली। ठीक है, तो किसके बराबर होगा मेरे पास? पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 रेज टू द पावर 3/2। बोलो, बात समझ में आ गई? सर बट सल्फर भी तो सॉलिड है। सॉलिड है, रोज तो बन हो सॉलिड है ना, सॉलिड का एक्टिव मास कितना होता है? 1। यहां पर भी तो हमने इनको कहां लिया? नहीं लिया ना। ठीक है, अगर मैं K से लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO3 अपॉन, ये तो सॉलिड है, इसका एक्टिव मास तो 1 होगा, 1 इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 रेज टू द पावर 3/2। बोलो, बात समझ में आ गई? ठीक है, इसके अंदर कोई डाउट है? नहीं, लिख लो। फिर आगे तीसरे रिएक्शन की बात करते हैं। सर हमें इसके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की स्टेट्स गिवन होंगी। हाँ, इसके भी लिख के दिखाओ। सर वो 3/1 O2 ऐसे है ना? क्या? हाँ, ये गैस है, 3/2 O2 गैस है, तभी तो यहाँ O2 ले रखे हैं हम लोगों ने। कैसे? सर ये डेल्टा एनजी हम मतलब ऐसे नहीं निकालेंगे ये प्रोडक्ट्स में ये हमने क्या लिखा? गैसियस, Gaseous। जिनका स्टेट गैस है वही निकालेंगे। बस वो। सर इसका डेल्टा एनजी तो वही आ जाएगा, किसके लिए? जैसे कि वाली क्वेश्चन जो है डेल्टा एनजी 1 क्यों आएगा? 1 माइनस 3/2 माइनस हाफ हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट है? डाउट है? कुछ पूछ ले। क्या होता है डेल्टा एनजी? डेल्टा एनजी होते हैं मेरे पास गैसेस मोल्स होते हैं, वो भी है ना। अच्छा, इधर का माइनस इधर का होता है ना। हाँ, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, वो भी गैसियस मोल से करते हैं माइनस में। ठीक है, क्या? हाँ, लिक्विड है। कल लिखवाया था ना, एक्वा से होगा तो क्या होगा, लिक्विड होगा तो क्या होगा। लिक्विड लिखवाते हैं तो फिर चिंता करेंगे। क्या? माइनस देखो, इसके लिए इस रिएक्शन के हम लोग लिखते हैं Kp। Kp लिखेंगे तो क्या होगा? ये तो 1 हो जाएगा, लिक्विड है, ये तो 1 हो गया, अपॉन सॉलिड का कितना होता है? 1।
हाइड्रोजन गैस है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 का स्क्वायर इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन रेज़ टू द पावर हाफ। ऐसे कैसे हो जाएगा? ठीक है, ऐसे डेल्टा एनजी -2 -2 नहीं होगा, ये जो है डेल्टा एनजी क्या हो गया मेरे पास, प्रोडक्ट के मोल्स कितने हैं 1 नहीं तो 0 है, ठीक है ना, 0 के माइनस यहाँ हो जाएगा, लिक्विड है ना, तो 0 क्यों? गैस लेने हमने, डेल्टा एनजी का मतलब क्या है, देख पीछे करके क्या लिखा है मैंने, डेल्टा एनजी क्या है मेरे पास, तो गैसेस है ना, वो गैसेस मोल लगेंगे, तो ये 0 गया, माइनस इधर कितना है 2 प्लस हाफ, तो -2.5 आ जाएगा, ठीक है, लिक्विड है ये, ठीक है। अब लिखो थर्ड, होमोजेनियस के लिए लिख लिया, हेटेरोजेनियस के लिए लिख लिया, थर्ड लिखो, इफ ए लिक्विड एक्ट एज अ सॉल्वेंट, if a liquid act as a solvent, then its active mass is treated as 1. For liquid, If a liquid act as a solvent, then its active mass is treated as 1. so यहाँ से हम लिखा तो लिखिए। अब देखो थोड़ा ध्यान से समझना इस चीज को, क्या मैं बोल रहा हूं, मैं एक रिएक्शन देता हूं आपको, NH4OH एक्वस में है प्लस वाटर लिक्विड के साथ हम बनाते हैं इक्विलिब्रियम, सामने देखना इस चीज को, ये केस इंपॉर्टेंट है, पहले बता देता हूं आपको, NH4 प्लस और OH आयन एक्वस, ये भी गैस है मेरा एक्वस। एक चीज को ध्यान देखो, NH4OH एक्वस लिखा, एक्वस का मतलब क्या है, वो तो ठीक है, एक्वस का मतलब क्या होता है, मतलब पानी में, हाँ, एक्वस का मतलब होता है सॉल्वेंट, यहाँ पर मेरा क्या है वाटर है, ठीक है, तभी तो एक्वस वर्ड यूज करते हैं, सॉल्यूशन में पढ़ा है लोगों ने, बट एक्वस लिखा होता है, इससे मुझे एक बात समझ में आ गया, ये जो NH4OH है ये प्योर नहीं है, ये किसके अंदर प्रेजेंट होगा, वाटर के अंदर, और पानी वहां पर कैसा होगा, ज्यादा अमाउंट में होगा, मतलब इस केस के अंदर मेरा सॉल्वेंट जो होगा वो कौन होगा, वाटर, और सॉल्यूट कौन होगा, NH4OH होगा, बोला है ना। अगर मैंने इसमें और पानी डाल दिया तो क्या फर्क पड़ता है, कंसंट्रेशन पे फर्क पड़ेगा, बाकी तो कुछ चीज नहीं भाई, पहले भी सॉल्वेंट वाटर ही था, अभी भी सॉल्वेंट कौन है, वाटर ही है, मतलब इस केस के अंदर ये वाटर किसकी तरह काम कर रहा है, मेरा सॉल्वेंट की तरह, तो जब भी आपको ये वाटर सॉल्वेंट की तरह एक्ट करेगा तो इसका एक्टिव मास कितना होगा, मेरे को हमेशा 1 लेके चलना पड़ेगा, कितना लेके चलना पड़ेगा, ये 1 लेके, वो तो हमने पढ़ा था कि प्योर लिक्विड का तो 1 ही होता है, 1 नहीं होता, अभी तेरे में चेंज होगा, ठीक है ना, अभी हम देखेंगे जो दूसरा केस आएगा वहां पर चेंज होगा इसीलिए, ठीक है, तो इसका एक्टिव मास कितना हो गया मेरे पास 1 आ गया। तो अगर इस केस के लिए जब मुझे Kc लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस एक्वस है ना, लेंगे उसको, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4OH इनटू 1 लिखेंगे, बोलो बात समझ में आ गई। एक केस और लेता हूं मैं, दूसरा केस, अगर मेरे पास एस्टर प्रेजेंट है CH3 COO C2H5, ठीक है ना, ये कैसे मेरे पास एक्वस है, मान लो मैंने इसको डाला वाटर के अंदर, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड हुआ, प्रोडक्ट बने एसिटिक एसिड एक्वस प्लस, ठीक है, लिख देते हैं यहां पर CH3OH C2H5OH, इक्वेशन बैलेंस एक्वस, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अगर इस केस के अंदर मुझे अगर वो बोलते Kc लिखो तो मैं क्या देखूंगा, जब मैं Kc लिख रहा हूं तो मैं देखूंगा ये एक्वस है, एक्वस का मतलब किसके अंदर प्रेजेंट होगा, पानी में प्रेजेंट है, मतलब ये वाटर जो मेरे पास यहाँ दिया हुआ किसकी तरह काम कर रहा होगा, एज अ सॉल्वेंट, तो इसका एक्टिव मास मैं कितना मान लूंगा
1, ठीक है। तो इसलिए जब मैं केस लिखूंगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COOH इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C2H5 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्टर, जो कि मेरे पास क्या है CH3COO C2H5। बोलो बात समझ में आ गई। अब एक चीज और ध्यान से देखो, मैं लिखता हूं एस्टर CH3COO C2H5, ये लिया मैंने लिक्विड, इसको मिलाया वाटर के साथ, ये भी मेरा लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है मेरे पास ये CH3COOH लिक्विड के अंदर प्लस C2H5OH लिक्विड के अंदर। अब अगर इसका केस निकालो तो 1 आ जाएगा, क्योंकि सारे किस में है लिक्विड। अब क्या इस केस में वाटर मेरा सॉल्वेंट है या नहीं है, ये बताओ। नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये कैसा है, प्योर एस्टर है, ये वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। तो ये कैसा है मेरे पास प्योर एस्टर है, ये वाटर मेरे पास कैसा है प्योर वाटर है, ये मेरा प्योर एसिड बन रहा है और प्योर अल्कोहल बन रहा है यहाँ पर। आई बात समझ में? तो जब आप इस केस के अंदर केसी लिखोगे तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सर केसी हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COOH इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C2H5OH अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्टर इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जहां पर अधिकतर लोग गलती कर देते हैं। ध्यान से सुनना, यहां पर क्या था मेरा एक्वस था, एक्वस देख के मुझे पता चला वाटर मेरा सॉल्वेंट होगा, वाटर इसके साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है यहां पर, ठीक है ना, वाटर इसके साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है, बस एक सॉल्वेंट है, प्रोडक्ट बन रहा है और ये चीज यहां पर है। तो मेरा जब भी वाटर सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है, जो कि एक्वस से मुझे पता चल गया था, तो इसकी कंसंट्रेशन, वाटर की कंसंट्रेशन हम लोग नहीं लेंगे। इस केस के अंदर क्या है, ये भी प्योर लिक्विड है, ये भी प्योर लिक्विड है, ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। वो मुझे कैसे पता चला, इसकी फिजिकल स्टेट से। मैंने क्या लिया हुआ, एस्टर लिया हुआ, पानी के साथ मिलाया है, तब फाइनली मेरा प्रोडक्ट वो दोनों बन गए। आगे बात समझे? तो हम लोगों को क्या लेना है, यहाँ पर वाटर की कंसंट्रेशन लेनी पड़ेगी। ऐसा क्यों, ध्यान से सोचो, एस्टर है मेरे पास, वो पानी में पहले से घुला हुआ है, अगर वो पानी में घुला हुआ मतलब ये प्रोडक्ट ऑलरेडी बने हुए हैं वहां पर, आपने सिर्फ क्या मिलाया, वहां पर वाटर मिला दिया होगा, ठीक है। तो उस केस में इसका एक्टिव मास कोई मतलब नहीं रखता, आपके वहां इक्विलिब्रियम पहले से आ चुका था, उसकी जरूरत आपको नहीं है। यहां पर क्या, आप एस्टर कितना अमाउंट पानी कितने अमाउंट से मिला रहे हो मैटर करेगा, तभी तो प्रोडक्ट बनेगा ना। यहां पर प्रोडक्ट ऑलरेडी बन चुका है, इसलिए यहां पर वाटर की कंसंट्रेशन नहीं ली जाती और यहां पर वाटर की कंसंट्रेशन को लेते हैं। इस चीज को ध्यान रखना, इसको लिख लो। सर अगर सभी प्योर लिक्विड्स हैं तो उसका KC1 नहीं होगा, ये ऐसे निकालेंगे, तो ये ठीक है। तो वाला केस है। हाँ बस फिर ये रखिए, जो इनकी वैल्यूज हो वो रखी जाएगी यहाँ पे। अभी मैं KC कैलकुलेट करना सिखाऊंगा, पहले इसको लिखो। सर तो ये एक्सेप्शन वाला केस है। ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये थर्ड केस लिखा है आपको, थर्ड केस है ये। पहला होमोजेनियस देख लिया, हेटेरोजेनियस देख लिया, तीसरा केस मैंने ये दिखा दिया कि आपका जब भी सॉल्वेंट की तरह हो तो एक्टिव मास 1 ले लो, यहाँ पर सॉल्वेंट नहीं है, रिएक्टिंग स्पीसीज है ये, तो इसका अमाउंट मैटर करेगा, इसीलिए ये लिखो इसे। फटाफट लिखो। ये जो है वो एक इंपॉर्टेंट केस की तरह इसको याद रखना है, ठीक है। बाकी इसकी जगह जहां पर भी आता है लिक्विड, आप उसको किस सीधा मानो 1, अब वो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस इसी एक केस का ध्यान रखना है, ऐसा मानो।
बाकी जहां पर भी लिक्विड आएगा उसका एक्टिव मास यहाँ लेना है। देखो फटाफट उंगलियां चलाओ, इसमें हैंडराइटिंग कंपटीशन नहीं है ये। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, पूरा लिखो। लास्ट वाला भी बाकी होगा ना, और सब तो लिखिए। Heading number 4. If the reactants are present in both, if the reactants and products, if the reactant and products both are present in aqueous and gaseous state, in a reaction, ठीक है। देखो जैसे कि ये रिएक्शन गिवन आपको, ये 12th में हमने काम आती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी, ठीक है। अब ये रिएक्शन देख मैं यहाँ देख सकता हूँ गैस भी और क्या है मेरे पास, लिक्विड भी और एक्वस भी है, ठीक है। तो जब मैं इसके लिए Kp लिखूंगा, ये के इक्विलिब्रियम लिखने की कोशिश करूंगा, तो गैस का तो क्या लेते हैं हम, पार्शियल प्रेशर, और एक्वस का क्या लेते हैं, कॉन्सेंट्रेशन, मोलैरिटी। तो आप इसके लिए एक अलग से डिफाइन कर देते हो जिसको बोलते हैं Kpc। क्या करते हैं, Kpc। मतलब जो मेरे पास एक्वस स्टेट में उसके तो कॉन्सेंट्रेशन लिख लो, और जो गैसियस स्टेट में उसका क्या लिख दो, पार्शियल प्रेशर लिख दो। तो ये बराबर होगा मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस अपॉन लिक्विड का तो कितना होगा 1, और ये मैं लिख दूंगा नीचे पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3। बोलो बात समझ आ गई। अगर आपके पास इक्वेशन में गैसियस भी और एक्वस भी है तो आप Kpc भी लिख सकते हो, ठीक है। वो आपसे बोल देगा आप Kpc बताओ, क्वेश्चन में पूछेगा आपसे Kpc बताओ, तो आप क्या करोगे, उसका कंसंट्रेशन उसका पार्शियल प्रेशर लिख दोगे गैसेस का, ठीक है। अलग-अलग तो Kc और Kp वो आपको क्वेश्चन में लिखा होगा कि Kp कैलकुलेट करना है, Kc कैलकुलेट करना है, Kpc निकालना है आपको, ठीक है। देखो एक चीज और, अगर आपको लिख रखा है यहाँ पर Ag प्लस 2NH3 गैस और ये एक्वस, आयन है तो एक्वस स्टेट में प्रेजेंट होगा, फॉर्म बना AgNH3 होल ट्वाइस प्लस एक्वस। इसका Kpc कैसे लिखेंगे मतलब, AgNH3 concentration of AgNH3 होल ट्वाइस प्लस अपॉन, ये भी एक्वस में है, आयन है तो इसकी कंसंट्रेशन होगी Ag प्लस इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 का होल स्क्वायर। बस ये कहानी है, आगे बढ़ो, लिख लो इसे 4 केस के अंदर।
ठीक है। ठीक है, अब लिखो हेडिंग डालो। नहीं बस ये इसका नहीं है, 4 पार्ट लिख लिया हम लोगों ने, ठीक है। अब हेडिंग डालो रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। हेडिंग डालो रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। जो हम एक एक रिएक्शन के लिए केपी भी निकाल रहे हैं और केसी भी निकाल रहे हैं। अब बताओ कौन से रिएक्शंस होते हैं जिसके लिए हम केपी और केसी दोनों लिख सकते हैं? गैसियस रिएक्शंस के लिए, जहां पर मेरे पास एक्वस है उनके लिए तो हम केपी लिख नहीं सकते, तो एक ही केस होता है। हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? गैसियस के बारे में बात करेंगे। अब आराम से देखते जाना, अभी मत लिखना, ठीक है? पहले देखना फिर बाद में लिखेंगे। मैं एक गैसियस रिएक्शन ले रहा हूं होमोजेनियस, जिसमें मैं लिखा हूं N1A जो कि गैसियस है प्लस N2B जो कि गैसियस है, कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर? N3C प्लस N4D। ये भी गैस है मेरे पास और ये भी क्या है मेरे पास? गैस है, ठीक है। मैं इसके लिए Kp लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? अगर मैं इसके लिए Kp लिखने जाता हूं तो आप बोलोगे सर सिर्फ Kp होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ C गैस रेज टू द पावर N3 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ D गैस रेज टू द पावर N4 अपॉन partial pressure of A gas raised to the power N1 into partial pressure of B gas raised to the power N2। यही होता है, ठीक है। अब गैसेस के लिए आइडियल गैस इक्वेशन लगती है, वो क्या होती है? PV इक्वल्स टू nRT। अगर मैं P की वैल्यू ये रखूं और लिख दूं N अपॉन V, तो कितना हो जाएगा? RT। N अपॉन V क्या होता है? मोलैरिटी। मोल्स अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? मोलैरिटी। मैंने इसको कंसंट्रेशन लिख दिया, मोलैरिटी कंसंट्रेशन का ही टर्म है। तो जो मेरा प्रेशर है किसी बराबर है कंसंट्रेशन इनटू R इनटू T। अब इसी को मद्देनजर रखते हुए मुझे बताओ Pc की वैल्यू किसके बराबर होगी? कंसंट्रेशन ऑफ C इनटू R इनटू T होगी या नहीं होगी? Pc लिखिए, ये C हो गया। प्रेशर ऑफ D गैस किसके बराबर होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D इंटू R इंटू T के बराबर होगा। प्रेशर ऑफ A गैस किसके बराबर होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A गैस इंटू R इंटू T के बराबर होगा, ठीक है। और अगर मेरे को प्रेशर ऑफ यहां से क्या निकालना है, ये बच गई मेरे पास कौन सी गैस? B गैस। मेरे को कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इंटू R इंटू T होगी। क्या ये वैल्यूज को मैं यहां रख सकता हूं आराम से? ठीक है, PA PV PC सब पता है मुझे, तो मैं यहां पर लिखूंगा Kp इज इक्वल्स टू, ये PC था, किसके बराबर होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C इनटू R इनटू T रेज टू द पावर N3 इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D इनटू R इनटू T रेज टू द पावर N4 अपॉन concentration of A into R into T raised to the power N1 into concentration of B into R into T raised to the power N2। बोलो हाँ है, ठीक है। अब मैं यहां पर लिखूं Kp तो एज इट इज ही लिखा है, C की पावर N3 ले लो, concentration of C raised to the power N3। क्या बच गया मेरे पास? RT की पावर N3 बच गया। मैं लिख देता हूं RT की पावर N3। यहां से CD की पावर N4 ले लूं, ये क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D रेज टू द पावर N4। क्या बच गया? RT टू द पावर N4। RT पावर N3 RT पावर N4 दोनों पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है, तो ये N3 प्लस N4 लिख दो इसको, अपॉन इसी तरीके से यहां पर क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेज टू द पावर N1 into concentration of B raised to the power N2 into RT to the power क्या हो जाएगा यहाँ पर? N1 plus N2। बोलो यहाँ तो कोई दिक्कत है?
समझ में आ गया? ठीक है, अब ये RT RT डिवाइड हो रहे तो पावर ऊपर होके क्या जाएगी माइनस, और ये वैल्यू क्या है Kc तो है concentration of C into concentration of D upon concentration of A और B, Kc तो है ये मेरे पास, तो मैं यहां से क्या लिखूंगा Kp is equals to Kc हो गया ये into RT to the power N3 plus N4 minus of N1 plus N2। बताओ ये टर्म क्या है, अभी अभी पढ़ाया था मैंने आपको, डेल्टा Ng था। अरे प्रोडक्ट क्या माइनस रिएक्टेंट के गैसियस मोल बताया था मैंने आपको, क्या था डेल्टा Ng था, तो ये वैल्यू मेरे पास क्या है डेल्टा Ng। तो यहां से मेरे पास एक टर्म क्या आ गया Kp is equals to Kc RT raised to the power delta Ng। बोलिए बात समझ आती है? ठीक है, आगे की बात समझ में, बस यही आपके दोनों के बीच में क्या है रिलेशन है। कोई भी रिएक्शन हो, अगर आप चाहते हो Kp K से बराबर हो तो डेल्टा Ng कितना होना चाहिए 0, और इसकी पावर 0 जगह 1 हो जाएगा, Kp K से बराबर हो जाएगा। ठीक है, लिखो पहले इसको फिर आगे बढ़ते हैं।